अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 62 है। चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनलाइजेशन का चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने आइज़ा 560 को डिस्कस किया है डिटेल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जी आइज़ा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की भाई हमने बात करनी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत बार ये वर्ड सुना हुआ है। ये क्या होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? एक तो भाई यहाँ से हो गया ना वाज़ेह कि एक ऐसा एविडेंस है जो रिटर्न फॉर्म में है, जो कि हम हमेशा कहते हैं समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। ठीक है। अच्छा, वो जो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता सारे रिटर्न ही हों। वो ऑडियो भी आपको पता है डॉक्यूमेंट ही है, वीडियो भी बन सकती है, स्टॉक टेक कर रहे हैं उसकी भी हो सकती है। मतलब डॉक्यूमेंट तो है वो चीज़, वो आपके ई डॉक्यूमेंट आप उसको कह सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट कह सकते हैं उसको। अच्छा, कुछ रिटर्न होते हैं पीडीएफ वगैरह में, आप उसमें ले लेते हैं, प्रिंट उसका ले लेते हैं, इवन हैंड रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर प्रॉपर वे होता है ना उसको टाइप करके किया जाए। तो एक तो ये रिटर्न है। अब दूसरी बात है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है? रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि बयान। सही है, आप इसको ये कह सकते हैं कि लिखा हुआ बयानिया, लिखा हुआ बयान मैनेजमेंट की तरफ से अबाउट व्हाट, अबाउट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई हाँ जी हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। मैनेजमेंट की कुछ एजर्शंस हैं, वो एजर्शंस नहीं, वो जो हमने पढ़ी हैं वो तो अलग से एक चीज़ है ना। ठीक है, वो तो इम्प्लाइड भी होती हैं मोस्टली, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको प्रोवाइड की गई हैं तो भाई ये कंप्लीट हैं, ये कट ऑफ भी है, इसके अंदर एक्यूरेसी भी है, एग्जिस्टेंस है, ऑब्लिगेशन राइट्स हैं, वो तो इम्प्लाइड होती हैं। ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि मैनेजमेंट के स्टांस, मैनेजमेंट का मुद्दा, मैनेजमेंट की बात वो लिख कर भी हमें कह देते हैं। हम उन्हें कहते हैं यार आपने क्या हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी हो? कहते दे दी हुई है भाई। हम उसे कहते हैं कि सर ये लिख कर दे दें हमें। हम उन्हें कहते हैं कि भाई फ्रॉड की जिम्मेदारी किसकी थी बेसिक? उन्होंने कहा जी हमारी थी। हमने कहा लिख कर दे दें भाई। हमने उन्हें कहा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन्होंने कहा हमारी। हमने कहा लिख कर दे दें। बात आ रही है समझ? तो भाई मैनेजमेंट के ही जो बयान होते हैं, जो उन्होंने बातें की होती हैं कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर, वो और जो ऑडिटर को लगता है कि यार इसके ऊपर ज़रा लिखत पढ़त करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम जितनी मर्ज़ी अपनी स्केप्टिकल अप्रोच को यूज़ कर लें, इन दी एंड डाटा तो हमने मैनेजमेंट से ही लेना है ना भाई। अगर डाटा ही इतना सोफिस्टिकेटेड वे में फ्रॉड दिया जा रहा है हमें, या गलत डाटा दिया जा रहा है, तो हम उधर कितने कोई मतलब के होशियार हैं, या हमें कोई इल्हाम थोड़ी होना है कि भाई ये डाटा गलत है सही है। तो हम इसलिए एज एन एविडेंस, या बेहतर वर्ड है टू स्ट्रेंथन आवर ऑडिट एविडेंस, क्योंकि ये इट्सेल्फ कोई बहुत तगड़ा एविडेंस नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इट्सेल्फ इज नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो क्यों कहेगी अपने खिलाफ कि मैंने नहीं फ्रॉड आपको बताए सारे, मैंने नहीं आपको रिलेटेड पार्टीज बताई? वो क्यों कहेगी ये बात मैनेजमेंट? तो ये एविडेंस तो है, लेकिन कोई इतना तगड़ा एविडेंस नहीं है कि सोली इसी के ऊपर आप सारा अपना कर लें, डिपेंड कर लें। इस तरह हमने इंक्वायरीज़ की बात की थी कि मैनेजमेंट से आप इंक्वायरीज़ करते हैं, दोस्त चावल की वजह से इंक्वायरी करते हैं, अनलेस आप उसको इस तरह से कंडक्ट करें कि डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ कर एक ही चीज़ के ऊपर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें कि भाई इसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी है, फिर तो चलो वो सही है। लेकिन अगर सिंपल उसे जवाब ही ले रहे हैं उन्हें, वो क्यों भाई अपने कंपनी के ख़िलाफ़ बात करेंगे? मैनेजमेंट क्यों अपने आप के ख़िलाफ़ बात करेगी? तो इस तरह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है कई बार हमें अनसॉलिसिटेड मिल जाती है। अनसॉलिसिटेड से मुराद क्या है कि प्रॉपरली हमें पूछनी नहीं पड़ती, कहना नहीं पड़ता कि हमें लिख कर दें, वैसे ही हमारे पास कोई ना कोई उनकी स्टेटमेंट आ जाती है किसी फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी, इसको भी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, मिसाल तौर पे कोई आप जैसे समझ लें टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट था,
उसके अंदर इंगेजमेंट लेटर के अंदर भी कुछ चीज़ें हमने करवाई, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की, तो वो अनसोलिसिटेड भी आ गई कि भाई हम ये चीज़ें करेंगे, तो एक वो भी आपका आप उसे कह सकते हैं कि उधर से। फिर कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट से आपने चीज़ एक पूछी होती है लेकिन वो 2-3 और भी आपको बता देते हैं उसके हवाले से। मिसाल तौर पे आपने किसी एक केस के ऊपर मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये लीगल केस है आपका, इसके ऊपर ज़रा बता दें, अपनी ज़रा रिप्रेजेंटेशन भी दे दें कि भाई क्या आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। वो बताते बताते उन्होंने कोई और बात भी आपको उससे रेलिवेंट बता दी है जो किसी और लेट से हेड के ऊपर अप्लाई हो रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एफबीआर के साथ आपका केस चल रहा है, उन्होंने कहा यार हाँ एफबीआर के साथ केस चल रहा है तो हमें उम्मीद है कि हम कर लेंगे ये वो, हमने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ये उन्होंने कहा, साथ उन्होंने कहा कि यार एससीसीपी की तरफ से भी हमें 2-4 नोटिस आए हुए हैं तो वो भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये अनसोलिसिटेड था, हम अभी उधर नहीं गए थे, उन्होंने खुद दे दिया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेसिफिक इंक्वायरीज होती है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको बताया बिला वजह वो कहते हैं कि एक चुप 100 सुख, ठीक है। वो चुप रहते हैं कि भाई ना बोलें और ना ही कोई मुर्दा खोलें, ठीक है। वो इजी होके बैठे होते हैं, आप जब पूछते हैं तब भी वो सोच सोच के बताते हैं कि इनको बताना है कि नहीं बताना है, कितना को बताना है, थोड़ा तोल के बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो होती है ना रिप्रेजेंटेशंस वो स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा, अब आइज़ा 580 क्या कहता है? आइज़ा 580 कहता है कि भाई एक तो आप रिप्रेजेंटेशंस लें मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर लाजमी लें एविडेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी यार वही है प्रीमाइज वाली कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, इसके अंदर जो सही गलत है आपकी जिम्मेदारी, हमने ऑडिट किया है वो हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इंटरनल कंट्रोल्स डिज़ाइन करना, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाईजान। ऑडिटर को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। बात आ रही समझ? फ्रॉड के हवाले से जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो ये वो कहता है एक तो करो, और इसके अलावा भी वो कहता है जहाँ जहाँ पे आपको ऑडिट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैनेजमेंट से लिखवा के ले लें कि भाई आपने लीगल केसेस के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, रिलेटेड पार्टीज के ऊपर आपने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपको पता है, हम कई जगह पे वर्ड पढ़ते हैं ना पहले, क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो। अगेन मैं बता रहा हूँ, रिटन रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज नॉट दैट मच ऑफ अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इतना बड़ा कोई ऑडिट एविडेंस ये नहीं है इटसेल्फ, बट इट ऑब्वियसली स्ट्रेंथन्स द अदर ऑडिट एविडेंस। और कई बार क्या होता है, इससे आपको किसी दूसरे एविडेंस की इनकंसिस्टेंसी नजर आ जाती है कि मैनेजमेंट इधर कुछ बोल रही है, उधर कह रही थी, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, ठीक है। आ रही तरह क्या कहते हैं भाई, पहले उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन बता दी है, स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेजल्यूशन। कहता है वो भी रिप्रेजेंटेशन ही होती है, लेकिन उसको नहीं मैं इसमें ले रहा, वो अलग से हम उसको पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्या उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट के हवाले से, फिर उसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना एज टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। देन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, उसको रिस्पॉन्ड भी करना रिटन रिप्रेजेंटेशन को। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही तो फिर भी रिस्पॉन्ड करेंगे भाई क्या करना है अब आपने, ठीक है। और अगर प्रोवाइड कर दिया तो उसके ऊपर भी कमेंट आप अपने दे सकते हैं कि भाई ये आप इधर तो कह रहे हैं, उधर आपने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी हमें, वगैरह वगैरह। आइज़ा 580 ये कहता है कि भाई आप ये रिटन रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मल लेटर में, प्रॉपर एक लेटर में लिखें, जिसको LR भी बोला जाता है, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। अगले ही पेज पर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप उसको एड्रेस करके, अब ये बनाता ऑडिटर है क्योंकि ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन लेनी है उनसे, बात आ रही है समझ? साइन इस पे होंगे क्लाइंट के, वो उनका ही कोई ऑथराइज पर्सन करेगा, आमतौर पे CFO कर देता होता है, करेगा उनका पर्सन। लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ के ऊपर लेनी हो तो हम लिखेंगे ना, तो हम एक टाइप करते हैं, ठीक है। हम उन्हें कहते हैं भाईजान इस पे ज़रा अपने लेटर हेड के ऊपर, अपने लेटर हेड का पता है ना जो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, इस पर उसका नेम शेम आ रहा है, एड्रेस वगैरह आ रहा होता है, आप कहते हैं कि भाई अपने लेटर हेड पे आपकी प्रॉपर्टी है ये वाला डॉक्यूमेंट, इसको ज़रा साइन करके हमें दे दें। हाँ, किसी पॉइंट पे कोई डिस्कशन करनी है कर लेते हैं कि यार नहीं ये वाला पॉइंट निकालो रखो, उस पर डिस्कशन की जा सकती है, ठीक है। उसने कहा दीज रिप्रेजेंटेशन मे बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, मे बी मतलब कोई इतना है नहीं लेकिन हो सकता है। तो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस
कहता है इसको आप दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए लेते हैं आमतौर पे। ड्यूरिंग दी ऑडिट बहुत सी मैनेजमेंट बहुत सी रिप्रेजेंटेशन दे रही होगी, कुछ अनसॉलिसिटेड होंगी, कुछ किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर इंक्वायरी के तौर पे होगी, कई वर्बल डिस्कशंस होंगी, लेकिन वर्बल आपको पता है कि इतना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। हमने आइजा 500 में पढ़ा था ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के अंदर कि वर्बल एविडेंस से ज़्यादा बेहतर आपका जो है रिटर्न डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो कोशिश करें यार वो लें ताकि क्वालिटी बढ़े आपके एविडेंस की। सच रिप्रेजेंटेशन आर लाइकली टू बी नीडेड, कब भाई चाहिए हो सकती हैं रिप्रेजेंटेशन। एक तो उसने कहा कि अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन को समझना चाहते हो आपको लगा यार वर्बली तो हो गया, इन्होंने बताया फॉर एग्जांपल कि हमने वो सब्सिडरी खरीदनी है, बेचनी है, फलां चीज़ें, आपका वो स्टॉक है वो किसी के पास पड़ा हुआ है लेकिन हमारा है वो वापस आ जाएगा तो हम सेल को रिटर्न कर लेंगे। मतलब इस तरह कुछ ना कुछ कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपकी, कोई ट्रांजैक्शन आपने इस तरह की एसपीवी बनाई हुई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी खास काम के लिए बनाई है, आपने कोई लीज़ और लीज़ बाय किया, वो सेल और लीज़ बैक किया हुआ है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के खरीदे हुए हैं जो समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि अगर आप मैनेजमेंट के से कोई अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, मज़ीद क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, या कुछ एस्टिमेट्स के बारे में मैनेजमेंट की इंटेंशन जानना चाहते हैं, तो कई बार आप उस वजह से भी ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि ओवर यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं करना कि हर चीज़ में रिप्रेजेंटेशन डालिए, हर चीज़ में रिप्रेजेंटेशन डालिए, ऐसे नहीं करना। जहाँ पे आपको उसकी नीड फील हो, जैसे उसने कहा कि आपको मैनेजमेंट की इंटेंशन वगैरह का जानना है, या आप समझ लें कि उसने कहा कि कई बार आपको कंप्लीटनेस के ऊपर करना होता है रिप्रेजेंटेशन, यार कि क्या डाटा कंप्लीट है। ये एक बड़ा मसला है कि डाटा अगर कंप्लीट ही ना हो तो भाई क्या करना है, फिर आगे सारा कुछ ही गलत है। तो ये एक बड़ा होता है, तो इसलिए वो भी ज़रा मैनेजमेंट से पूछ लें कि भाई क्या डाटा कंप्लीट है, आपने जो रेवेन्यू मुझे दिया है, सेल्स दी है, कंप्लीट है, परचेजेस कंप्लीट है, लायबिलिटीज़ कंप्लीट है, ठीक है। तो ये भी आप उससे कंप्लीटनेस के ऊपर भी उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, बाकी और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। वैल्यूएशन के ऊपर आप पूछ सकते हैं कि यार ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, आपने जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखा था क्या वो इंडिपेंडेंट था। मैंने तो अपने तौर पर देखा है जो भी देखा, लेकिन आप भी ज़रा बताएं ना भाई, ठीक है। केसेस के ऊपर आपने जो हमें बातें बताई हुई हैं, क्या वो डिटेल में फुल है, कुछ छुपाया तो नहीं हुआ, कंप्लीट है वो बातें, सही है इस तरह आपका। अच्छा, उसने कहा कि हाउ एवर ऑल दो सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये तो हमने पढ़ ली हुई है बात, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं इफ अ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस में कुछ मिला है, इधर मैनेजमेंट ने कोई और बात की हुई है, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए। वो कहता है फिर आप मज़ीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, ठीक है। मज़ीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आप देखें कि भाई क्या रिस्क असेसमेंट आपकी रिवाइज तो नहीं होने वाली। रिस्क असेसमेंट जो हमने आइजा 330 में की थी, ठीक है, ऑडिट रिस्क, और हमने 315 में भी ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग ली, पूरी 300 सीरीज़ में प्लानिंग में, वो उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज से मुराद क्या कि यार आपको लग रहा था ये एरियाज़ रिस्की नहीं है, कम रिस्की हैं, या लग रहा था ये ज़्यादा रिस्की हैं, आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज करने से होता क्या है, रिवाइज करने से होता है क्योंकि अगर वो एरिया हो गया ज़्यादा रिस्की, अब उसकी सैम्पलिंग आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए, अब उसकी मटीरियलिटी आपको कम करनी चाहिए भाई, ठीक है। उधर आपको ज़्यादा स्केप्टिकल होना पड़ेगा, आपकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो जाती है, क्योंकि हम कर रहे होते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। जहां पे ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा जान मारो, कम रिस्क है कम जान मारो वहां पर, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। वो कहता है अगर मैटर रिजॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, तो फिर ऑडिटर साहब देखेंगे शैल रिकंसिडर द असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। द ऑडिटर शैल डिटरमिन द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। वो कहता है कि अगर भाई मतलब कि इनकन्सिस्टेंसी आ गई रिप्रेजेंटेशन में और ऑडिट एविडेंस में, और मैटर रिजॉल्व ना हो पाया, ऑडिटर सेटिस्फाई ना हो पाया कि भाई ये क्यों इनकन्सिस्टेंसी है, तो भाई फिर तो बड़े सवाल उठ जाएंगे। पता लगेगा कि जो ऑडिट एविडेंस गलत है, या ये रिप्रेजेंटेशन झूठ बोल रही है, ये हमें झूठ बोल रहे हैं, या क्लाइंट ही झूठा है, इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट आ गया, कोई एथिक्स नहीं है इनके, ये तो जो भी करते हैं झूठ बोलते हैं, मतलब बात फिर दूर तक जाएगी। तो वो कहता है फिर आप रिस्क असेसमेंट को दोबारा देखें और अपना वही नेचर, टाइमिंग, फर्दर प्रोसीजर्स के ऊपर देखें। अगर ऑडिटर की कंसर्न्स एंड दी इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यू पे, ऑडिटर शैल डिटरमिन द इफेक्ट that such concern may have on the reliability of representation and audit evidence in general. It may cause the auditor to conclude that risk of management representation in the FS is such that audit cannot be concluded. वो कहते हैं कई बार इस लेवल का मसला हो जाता है कि आपको कोई बार पता लगती है, आप कहते हैं कि यार ये तो रिप्रेजेंटेशन भी झूठी है, या
मज़ीद अंदर गए हैं, घुसे हैं चीज़ में, तो पता लगा ऑडिट एविडेंस ही झूठा था, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, स्टैम्प पे फेक रखी होती हैं क्लाइंट्स ने, ठीक है, जाली आपकी इवन बड़ा कुछ हो जाता है यार जाली, यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट्स जाली बन जाते हैं, ज़माना जाली, सही है। तो वो इतना कुछ अगर आपने किया हुआ है भाई, अब करने क्या है वहाँ पे, ख़त्म होगी सारी कहानी। वो बंदे से जो पूछ रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, तो किस चीज़ का ऑडिट है। तो हो सकता है कि फिर आप इस नतीजे पर पहुँचें कि भाई रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे इतने ज़्यादा डाउट आ गए हैं कि मैं ऑडिट को कंक्लूड ही नहीं कर सकता, भाई छोड़ दो, फिर विड्रॉ कर लें, अनलेस कानून आपको रोक रहा हो, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी कुछ दूसरे आइजाज भी आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी मांगता है, गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे 570, वो आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगता है कि जी मैंने गोइंग कंसर्न सही बनाई है, फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मांगता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आपसे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला भी मांगता है, ओपनिंग बैलेंसेज आपने पढ़ा नहीं है, वो भी एक स्टैंडर्ड है, वो भी रिप्रेजेंटेशन मांगता है। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स करते हैं। अब आगे एग्जांपल में ऑब्वियसली हम वो देख लेते हैं। अब उसने कहा रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाले से यार जो है ना, इसके ऊपर वो कहता है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये भी वो बताएगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगर वो नहीं ना अपनी मान रहा, तो फिर ऑडिट का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर ओपिनियन आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत नेगेटिव चीज़ है। हाँ बाकी चीज़ें हैं, किसी चीज़ के ऊपर वो नहीं करता, वो देखा जाएगा कि वो कितनी की बुरी बात है, लेकिन वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली तो मैं आपको समझा देता हूँ ना कि भाई इस पर क्यों, किस चीज़ का। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पूछे ऑडिटर को कि यार क्या आप निभाओगे, मैं कहूँगा नहीं मैं नहीं इस पर बात कर रहा, तो भाई किस चीज़ का ऑडिट करने आए हो आप। तो इस तरह अगर क्लाइंट की जिम्मेदारियाँ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा तो मैं लेता ही नहीं हूँ जिम्मेदारी, तो भाई और किसने लेनी है, फिर खत्म होगी ना कहानी, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आइजा 580 टू ऑब्टेन सर्टन अदर स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन। इन दीज रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस इन अकॉर्डेंस विद द एएफआरएफ। इट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस, ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द एफएस। अब चौथा पॉइंट है, ये जो अगला 2 बुलेट्स हैं ना, बुलेट्स नहीं है बेसिकली, वो 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है बुक में, ठीक है, जरा गौर से सुन ले। कहता है इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड दीज रिटन रिप्रेजेंटेशन, दीज नहीं लिखा उसने, ये वाली कर रहा है, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद आइजा 705। ओए होए होए, शायद आपको थोड़ा सा मैंने बताया हुआ, डिस्क्लेमर से मुराद क्या होता है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, कि भाई हम ओपिनियन देते ही नहीं है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ ओपिनियन है ये, ओपिनियन तो है ही नहीं। बल्कि देखो एक ओपिनियन होता है कि भाई सब कुछ ओके है, ज़बरदस्त अनमोडिफाइड ओपिनियन, एक ओपिनियन होता है मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड की एग्जांपल्स है ना आगे, मॉडिफाइड ओपिनियन की। एक फिर ओपिनियन आ जाता है आपका कि यार इस चीज़ के अलावा एक्सेप्ट दिस बाकी सब कुछ ओके है, चलो यार ये 2-4 चीज़ों का मसला, बाकी तो ओके है ना। फिर तीसरा आ जाता है कि सब कुछ ही ख़राब है, एडवर्स ओपिनियन। पहला अनमोडिफाइड, दूसरा ये इसके अलावा सब कुछ सही है, क्वालिफाइड, तीसरा सब कुछ ही खराब है, एडवर्स, चौथा ओपिनियन ही कोई नहीं दे रहे। मेरे माइंड में वो मीम एक आ रही है, वो होता है ना ब्लास्ट हो रहा होता है उसका ब्रेन, आहिस्ता ऐसा जैसे जैसे बढ़ रहा होता है, एक्साइटेड हो रहा होता है, तो वो सीन है भाई, ठीक है। तो आपने कहा कि भाईजान अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप भाईजान यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि तमाम ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड हो चुकी हैं, सही तरह रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, तो भाई किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं। हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि आप विड्रॉ कर गए हैं, ये एक अलग बात है। विड्रॉ का मतलब क्या है, बस ख़त्म कहानी, अल्लाह हाफिज़, कुछ भी नहीं करना, हमने ताल्लुक ही नहीं है हमारा। डिस्क्लेमर का मतलब है कि हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये लिख रहे हैं कि वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है क्योंकि मिला ही कुछ नहीं, ठीक है। ये आगे ऑब्वियसली 700 705 पढ़ने हैं हमने, उसमें हो जाएगा डिस्कस। उसने कहा देयर इज सफिशिएंट डाउट, कब करना है ये आइजा 705 कब करना है, इफ़ ये जो 3 सिचुएशन हो और ऑडिटर के पास सफिशिएंट डाउट हो अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट सच दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट रिलायबल। अगर उसको सफिशिएंट डाउट हो कि भाई मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ख़राब है और इसकी ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन इसने दी है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर या नहीं दी हुई, जो ये रिलायबल ही नहीं है, तो फिर आप 705 के मुताबिक डिस्क्लेम भी कर सकते हो,
ठीक है। अच्छा, अब कुछ आगे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो लेटर आपने करना है जारी, उसके कुछ जैसे उसने कहा यूजली ड्राफ्टेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर साहब करते हैं, उसको पता होता है ना उसे क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो इसको ड्राफ्ट करता है। एड्रेस टू द ऑडिटर, अब देखें ड्राफ्ट वो करेगा, एड्रेस टू द ऑडिटर भी होगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बनाता है इसको ऑडिटर है, लेकिन आता ये क्लाइंट की तरफ से है, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर आता है, कंपनी दे रही होती है ऑडिटर को कि हाँ भाई हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, एड्रेस टू दी ऑडिटर। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली ऑडिटर को पता है उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए लिखता उसको वो है, ड्राफ्ट वो करता है, टाइप ऑडिटर करता है, लेकिन एड्रेस भी ऑडिटर को ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन करता कौन है, आप समझ लें कि क्लाइंट के बिहाफ पर ऑडिटर बना रहा होता है, ठीक है। डेटेड एज नियर एज पॉसिबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कब की डेट डली होती है, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर। ये बात ना एक बड़ी अहम है, इसको मैं आपको इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी ऑडिट एविडेंस, कोई भी ऑडिट एविडेंस, ये भी ऑडिट एविडेंस ही है ना, किसी भी तरह का ऑडिट एविडेंस, किसी भी तरह का वर्किंग पेपर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का नहीं हो सकता, अनलेस सब्सिक्वेंट इवेंट वाला कोई मसला आ जाए, वो तो अलग एक्सेप्शन है ना। आइजा 560 जो हमने कल पढ़ा है, अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मसला आ गया, कोई नई चीज़ आ गई है, फिर तो नए वर्किंग पेपर भी कुछ बनेंगे ही, उनकी डेट डल सकती है। अदर देन दैट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कोई एविडेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बुनियादी बार पे चले हैं, आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, वो क्या कहता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा है कि भाई हमने एक रिपोर्ट देनी है जिसके अंदर हमारा ओपिनियन होगा, और वो ओपिनियन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन कहाँ से आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब है कि भाई जब तक हमें हर तरह का ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाता, हम तब तक रिपोर्ट नहीं दे सकते। या तो हम कह रहे हैं हमें एविडेंस मिला ही नहीं है, स्कोप लिमिटेशन, या हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लें। रिपोर्ट के बाद अगर कोई एविडेंस आ रहा है, भाई उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, बल्कि वो हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल उठ जाएगा कि भाई ये एविडेंस आपको बाद में मिला है, आपने पहले रिपोर्ट कैसे जारी कर दी है? बैंक स्टेटमेंट नहीं आ रही थी या बैंक कंफर्मेशन नहीं आ रही थी और कोई प्रोसीजर भी नहीं लग रहा उसके ऊपर, मिसाल के तौर पे रिपोर्ट आपने डाल दी यानी 5 अक्टूबर की, बैंक कंफर्मेशन आपको ये 10 अक्टूबर की, भाई आपने कैसे कंफर्म कर लिया बैलेंस? बैंक वाला जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो तो आपके बाद में आई है। तो ये भी तो एक एविडेंस है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसलिए उसने कहा कि भाई एज नियर एज पॉसिबल, करीब आप रख सकते हो डेट, मतलब इवन यही होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट पर ही हम मांग लेते हैं, क्योंकि उस डेट तक कोई हो सकता है न्यू रिप्रेजेंटेशन माइंड में आ जाए, हम उसको डाल देते हैं। हम कहते हैं यार ये ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल जाती है, लेकिन पहले इस तरह इसको पढ़ के साइन तो कर दें भाई, ये पॉसिबल है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं दे सकते किसी भी तरह का कोई एविडेंस। ये तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एंटिटीज, CFO उससे भी मांग सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मांग सकते हैं, या कोई और पर्सन जो आपको लगता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। कई बार 2 चावल गवर्नर से भी ली जा सकती है। अच्छा, आप आगे, कैन मैनेजमेंट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। एक तो लैंग्वेज आपने ज़ाहिर ड्राफ्ट किया है ना, वो कहता है कि क्या मैनेजमेंट इसको चेंज कर सकती है? वो कहते हैं कर सकती है चेंज 2 सिचुएशंस में। मिसाल के तौर पे आपने ये कहा हुआ था कि हमने हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, साइन कर दें। उसने कहा यार आग लग गई थी, सारी तो नहीं प्रोवाइड की, तो ड्यू टू फायर कुछ हम नहीं कर सके प्रोवाइड, उसके अलावा हमने सारी कर दी है। कहता हाँ ये आप लिख सकते हो, मतलब इतना चेंज आप कर, बात आ रही है ना समझ? हमने क्या कहा था, हमने उधर ड्राफ्ट में लिखा बनाते हुए कि भाई आपने हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। मैनेजमेंट ने कहा यार नहीं, ड्यू टू फायर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, इसलिए मैं वो लिख देता हूँ, बाद में मैं ना फंस जाऊँ, ठीक है, कि भाई हर कहाँ से दे दी, तुम्हारी तो आग लगी हुई थी। दूसरा उसने कहा कि एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट वी हैव प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। वो कहता है कि ये भी वो लिख सकता है, क्योंकि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है ना कि आपने क्या AFRF के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। वो कहेगा हाँ बनाई है। अगर वो चाहे, अगर उसने इम्पेयरमेंट नहीं रिकॉर्ड की हुई तो वो ये लिख सकता है दी एक्सेप्ट फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के अलावा भाई सब कुछ मैंने IFRS के मुताबिक किया है, क्योंकि इम्पेयरमेंट है एक जजमेंटल चीज़ है कि यार होनी है या नहीं होनी थी। वो कह सकता है मेरे ख्याल में नहीं थी तो मैंने नहीं, तो इसलिए वो कहता है कि अगर आप इम्पेयरमेंट नहीं रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की हद तक आप ये कह सकते हो। लेकिन अब ये अलग बात है कि वो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी थी, वो तो एक अलग सीन है ना, वो तो ऑडिटर ने देखना है कि भाई आपका एस्टिमेट रीजनेबल है भी या नहीं है,
ठीक है। तो वो तो आइज़ा 540 के मुताबिक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का जब वो ऑडिट करता है, रीजनेबलनेस वगैरह उनकी देखता है, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लिखते हैं कि हमने रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह भी देखी है, तो वो तो उधर देखा रहेगा। लेकिन वो कहते हैं इस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। सही है। तो ये दो बस एग्जाम्पल है। अब उसने मिनिमम कंटेंट्स के साथ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर बना दिया है। तो ये भाई लेटर हेड के ऊपर बनता है, ऊपर लिखा हुआ एंटिटी लेटर हेड टू ऑडिटर, डेट डल गई है, उसने लिख दिया है लेटर किस कनेक्शन में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से है कि ये ऑल मटेरियल स्पेक्स में हमने बनाया है। ठीक है। वी कंफर्म के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, उन्होंने कह रही है कि हम पूरी जिम्मेदारी हमने उठाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। सिग्निफिकेंट अजम्पशन अकाउंटिंग एस्टीमेट की उसने कह दिया कि ये वो ना आगे स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस दे रहा है कि उन स्टैंडर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है ना। तो ये अच्छा पेपर में ना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो है वो आपसे रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। आपको स्टैंडर्ड का नाम चाहे ना बताओ, पता तो होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग एस्टीमेट के ऊपर होती है, रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर उनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर होती है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर होती है, 450 आपकी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है। अच्छा याद करें, एक बार हमने एक बात की थी। बात क्या थी कि भाई 3 तरह के मसाइल हो सकते हैं, या तो कंट्रोल डेफिशिएंसी हो सकती है, या मिस स्टेटमेंट हो सकती है, या स्कोप लिमिटेशन। मैं मेरे ख्याल में थोड़ा दोबारा बना दूँ, ये बात ना बड़ी अहम है क्योंकि लास्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया है, डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं जहाँ जहाँ पर वो चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखा था शायद, इश्यूज़ किस तरह के हो सकते हैं भाई। एक आपका इशू हो सकता है कंट्रोल डेफिशिएंसी, कंट्रोल डेफिशिएंसी। ठीक है। फिर हमने कहा था एक मिस स्टेटमेंट हो सकती है, फिर हमने कहा था स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में मुराद क्या है, एविडेंस ही नहीं मिला। इन दोनों किस्म में एविडेंस मिलना लाजमी है ना। ठीक है। एविडेंस मिला है कि मिस स्टेटमेंट है, एविडेंस मिला है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। कंट्रोल डेफिशिएंसी है, एविडेंस मिला है, कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है, इसका भी एविडेंस मिला है। अच्छा कंट्रोल डेफिशिएंसी हमें पता है कि हमेशा कहाँ पे जाती है, एमएल में, मैनेजमेंट लेटर के अंदर, सिवाय एक कंट्रोल डेफिशिएंसी के। वो कौन सी थी, अगर रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर आपके कंट्रोल नहीं है। ठीक है। क्योंकि कंट्रोल्स नहीं है क्लाइंट को पता ही नहीं है कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी किस तरह चल रहा है, तो भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन मिलनी ही सिर्फ क्लाइंट से थी। इस वजह से वो वाला कंट्रोल डेफिशिएंसी कन्वर्ट हो जाती है स्कोप लिमिटेशन में, क्योंकि हमें एविडेंस ही नहीं मिल पाता। उस वजह से हम कहते हैं रिपोर्ट क्वालिफाई होगी। अदरवाइज कंट्रोल डेफिशिएंसी की वजह से, ये देखें एक नुक्ता है बस वो, लेकिन एक अच्छा ऑडिटर होते हुए आपको पता होना चाहिए कि एक छोटी सी बात है। अदरवाइज कंट्रोल्स आपके वीक हैं, डिज़ाइंड ही नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है। आप इसकी बेस पर रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करते, ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करते, आप सिंपल एमएल के अंदर लिख देते हैं, मैनेजमेंट लेटर के अंदर कि भाई ये वीकनेसेस हैं, ये रिमार्क्स हैं, ये रिकमेंडेशन हैं। ठीक है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर आपके कंट्रोल वीक है, वो कहते हैं इतनी बुरी बात है कि इसकी वजह से आपको एविडेंस, क्योंकि ऑडिटर पूरी दुनिया को थोड़ी छानता फिरेगा कि भाई कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी थी क्लाइंट ने। अगर क्लाइंट के कंट्रोल इतने ही वीक हैं या डिज़ाइन ही नहीं किए हुए, तो भाई स्कोप लिमिटेशन बन जाएगी फिर। ठीक है। अदर देन दैट खैर जनरली 99.9% केसेस में क्या होता है, कंट्रोल डेफिशिएंसी एमएल में जाती है। स्कोप लिमिटेशन अगर लगी हुई है और ये मटेरियल है, इमटेरियल है तो इग्नोर, मटेरियल है तो कहाँ पे रिपोर्ट आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, या हम आप करें ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, ओपिनियन मॉडिफाई। ठीक है। मतलब वही क्वालिफिकेशन वगैरह आगे पढ़ लेंगे। अच्छा अगर मिस स्टेटमेंट हो ना, मिस स्टेटमेंट अब 2 तरह की होती है, एक आपकी मटीरियल, स्कोप लिमिटेशन में मटीरियल होती है, लेकिन वो इमटीरियल हो तो कुछ भी नहीं करना। इधर अगर मटीरियल है या इमटीरियल है, दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं बातें जाती हैं। मटीरियल है तो वही रिपोर्ट मॉडिफाई या मतलब ओपिनियन मॉडिफाई, इमटीरियल है तो फिर भी अनकरेक्टेड है ना, मिसस्टेटमेंट से मुराद हम यहाँ पे ले रहे हैं अनकरेक्टेड। अगर करेक्ट हो गया और मिसस्टेटमेंट रही नहीं है, अनकरेक्टेड है तो भाई इधर आती है, आइजा 450 कहता है, उसको आरएल के अंदर डालो, रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। ठीक है। ये बेसिकली, क्योंकि ये मेरे ख्याल में रिपोर्ट का हमें आइडिया है, थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लें, लेकिन हमें अब सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ जाती है। ठीक है। तो भाई ये देखें ज़रा 450 वाला, उसने कहा द इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली एंड इन द एग्रीगेट। आगे उसने क्या लिखा, अ लिस्ट ऑफ द अनकरेक्टेड स्टेटमेंट इज अटैच टू द रिप्रेजेंटेशन। भाई एक लिस्ट भी दे देनी है कि 2-4 बच गया, अनकरेक्टेड इमटेरियल स्टेटमेंट है ये, भाई मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड के हवाले से भी वो कहते हैं हमने तमाम इन्फॉर्मेशन, वही बातें सारी आ गई। 240 का वो फ्रॉड की बात कर देता है। ठीक है।
तो फिर 550 रिलेटेड पार्टीज़ की बात कर देता है। अब इसको रट्टा मारने की नीड नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इसको 2-4 बार पढ़ लेना, आपको पता हो कि कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन मांगी जा रही हैं। ये पेपर में आ सकता है 5-6 नंबर का क्वेश्चन कि भाई कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशंस मांगी जाती हैं आपके आइज़ा 580 के अंडर, तो आपने ये लिख देनी है, ठीक है। आगे वो कह रहा है रिफ्यूज़ल टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन। चलो जी, अगर आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है लेकिन आपको प्रोवाइड ही नहीं करती, फिर क्या करना है? पहले तो आप डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, आप फिर अगर वो फिर भी नहीं करते, उसकी इंटेग्रिटी को री इवेल्यूएट करें और देखें कि भाई इस रिप्रेजेंटेशन का दूसरे एविडेंस के ऊपर कितना का इम्पैक्ट है, कितनी की ज़रूरी थी ये रिप्रेजेंटेशन दूसरे एविडेंस के लिए। और इसके अलावा टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन यही है कि अगर बहुत ही ज़रूरी थी तो फिर भाई रिपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट देख लें कि कोई मॉडिफाई तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी किया जा सकता है। या अगर आपको क्लाइंट की रिलायबिलिटी या इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाए कि भाई ये तो एविडेंस ही नहीं दे रहे, 2 नंबर लोग हैं, तो इवन आप छोड़ने का भी सोच सकते हैं, ठीक है। ज़रा एग्जांपल एक देख लें। उसने कहा एक्सप्लेन वेदर और नॉट ईच ऑफ द अबव वुड बी रिफर टू इन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या इसको लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मतलब कि बतौर रिप्रेजेंटेशन डालना ज़रूरी है? लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आती है ना, तो देखें ज़रा। उसने कहा फॉलोइंग पॉइंट्स हैव अराइजन ड्यूरिंग द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2060 ऑफ कॉम्पो ऑफ नेशन वाइड डीलर इन यूज्ड कार्स। ओके, पहला आ गया ड्यूरिंग द ईयर 5 ऑफ कॉम्पोज प्रॉपर्टी वर रीवैल्यूड बाई एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर। इंडिपेंडेंट सर्वेयर ने ऑडिट किया है तो क्या करें फिर? रिप्रेजेंटेशन उस पर लेने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट सर्वे मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो आइज़ा 500 पैरा 9 के मुताबिक उसका कर लेंगे ना भाई, ऑडिट कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसकी इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी वगैरह, ऑब्जेक्टिविटी वो हम देख लेंगे उधर से। तो तगड़ा एविडेंस तो वैसे ही हमें मिल जाना, तो इधर तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे वन प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर टू द मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर को आपने दिया। मार्केटिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है? आपकी रिलेटेड पार्टी है। तो भाई रिलेटेड पार्टी के ऊपर तो रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड खुद कहता है। देखिए कुछ हैं रिप्रेजेंटेशंस जो कि आपकी मर्ज़ी है, दिल करता ले लें, आपकी जजमेंट है इवन कि यार उधर से एविडेंस, जैसे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हम वो जजमेंट है, वो कोई लाजमी नहीं कही हुई, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जो लाजमी है, स्टैंडर्ड कहता है, तो भाई स्टैंडर्ड आइज़ा 550 तो लाजमी आपको कहता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टैंडर्ड कहते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर आपने देख लेना है, ठीक है जी। द डायरेक्टर हैव रिफ्यूज टू मेक प्रोविजन अगेंस्ट अ बैड डेट। बैड डेट के बारे में उन्होंने कहा हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड करनी ही नहीं है प्रोविजन बनती है, तो भाई वो तो मिस स्टेटमेंट सिंपल, वो सीधा सीधा कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करनी, तो रिप्रेजेंटेशन क्यों देगा? रिप्रेजेंटेशन में वो क्या देगा कि हमने तमाम प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिए? वो तो कह रहा है कि मैंने नहीं रिकॉर्ड की, तो वो इलॉजिकल सी बात लग रही है। वो क्यों ये बात कहेगा जब वो कर ही नहीं रहा? वो उसने इधर किया, आपने उधर जाकर ना लो भाईजान इधर आपने लिख दिया, आप दो, तो कहेगा भाई मैं लिखता ही नहीं हूँ उसके ऊपर, वो नहीं दे रहा आपको रिप्रेजेंटेशन, देगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो वैसे भी इसके ऊपर आप दूसरा देखेंगे कि उसकी एस्टिमेट्स देखें, उसका क्यों, वो क्या रीज़न है उसकी। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बात कर रहा है, रीज़नेबल बात नहीं कर रहा, तो आप भाई सिंपल है कि उसको मिस स्टेटमेंट कंसिडर कर लें कि नहीं भाई इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी थी या नहीं कर रहा, ठीक है। चलें, ये आपका आइज़ा 580 था। इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि मिस यूज़ नहीं करना रिप्रेजेंटेशन का, हर जगह पे नहीं घुसा देनी, ठीक है। बेहतर ये है कि जो स्टैंडर्ड्स लाजमी आपको कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, बस वो आप याद रखें। और सेकंडली ये जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैं ये, अदरवाइज़ मिस यूज़ ना करें या ओवर यूज़ एब्यूज़ ना करेंगे, हमें अन्य हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, ठीक है। एक और चीज़ भी स्टूडेंट बहुत शौक़ से डालते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, जो जब हम इंशाल्लाह रिपोर्ट पढ़नी स्टार्ट करने लगे हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।